गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा आज की आपकी सोशल की क्लास में हम चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने ड्वेल रूल इन बंगाल रीड कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ ड्वेल गवर्नेंस। अब ऐसे क्या क्या कारण हुए थे जिसके बुरे प्रभाव इस राजनीति के पड़े थे। द रियल कंट्रोल ऑफ अ बंगाल ले इन अ कंपनी hands, but in reality it was free from all liabilities. Nawab was the ruler of Bengal, but his exchequer was empty and he was powerless. The company was not responsible for the security and governance, despite having control over treasury and army. Consequently, the dual rule Bengal created chaos in the state. अब क्या हुआ था कि ड्वेल रूल बना तो दिया था, मतलब जो हमने दो टर्म पढ़ी थी, एक क्या था, दीवान था और दूसरा निज़ामत। तो दीवान और निज़ामत अगर डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में देखें तो दोनों किसके हाथ में थी, ब्रिटिश के। लेकिन अब उनके पास इसको कंट्रोल करने का या उसको सही तरीके से रूल करना नहीं आ पा रहा था, क्योंकि क्या हो चुका था, जो बंगाल के नवाब थे उनका जो ख़जाना था वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था और वो बिना पावर के तो पहले ही हो चुके थे, क्योंकि ब्रिटिश ने उनसे पावर तो सारे पहले ही छीन लिए थे। अब आर्मी को चलाने के लिए क्या चाहिए था, ट्रेजर चाहिए था, जो कि वहाँ मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उनका पूरा खजाना कैसा हो गया था, खाली हो गया था। उसका रिजल्ट क्या निकला कि बंगाल में बहुत ज़्यादा उथल पुथल या लड़ाइयाँ होने लगी। द ड्वेल रूल इन बंगाल डैमेज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड अ ट्रेड ऑफ बंगाल। अब इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा था कि बंगाल का जो ड्वेल रूल था उसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था, ख़राब कर दिया था। जैसे वहाँ की खेती बाड़ी, इंडस्ट्री है ना, व्यापार, ये सब कुछ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ग्रसित हो चुका था। द कॉमन मैन बिकम द विक्टिम ऑफ अ कंपनी एट्रोसिटीज़। अब जो सामान्य जन थे वो कैसे हो गए थे, विक्टिम के तौर पे हो गए थे कंपनी के लिए, कंपनी के कारण। देयर वॉज अ चॉज ऑल ओवर बंगाल। द कंपनी अपॉइंटेड वैरन हेस्टिंग एज अ गवर्नर ऑफ अ बंगाल इन 1772। अब बंगाल में जो ड्वेल रूल था उसकी वजह से पूरे बंगाल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब कंपनी ने क्या करा, वैरन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर बनाए। पहले कौन थे, रॉबर्ट क्लेफ थे। सून आफ्टर टेकिंग चार्जेस हेस्टिंग, जैसे ही हेस्टिंग ने अपने चार्जेस लिए, मतलब अपनी ड्यूटीज़ को संभाला, एबोलिश्ड द ड्वेल रूल सिस्टम एंड टुक द राइट ऑफ अ निज़ामत एंड दीवानी इन हिज हैंड्स। अब क्या हुआ कि जैसे ही हेस्टिंग पावर में आए उन्होंने ड्वेल रूल को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और निज़ामत और दीवान दोनों ही अपने हाथ में ले ली। पहले क्या था, निज़ामत नवाब को दी हुई थी और दीवान किसके पास थी, रॉबर्ट क्लेफ के पास थी। लेकिन अब उन्होंने ऐसी गलती नहीं करी, उन्होंने दोनों अपने अंडर में ले ली। द नवाब ऑफ बंगाल हैड नथिंग टू डू नाउ एक्सपेक्ट गेटिंग पेंशन। अब जो नवाब थे उनके पास और दूसरा कोई चारा बचा नहीं था। अब वो सिर्फ क्या ले सकते थे, पेंशन ही ले सकते थे, क्योंकि बाकी तो वो सब कुछ दे चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एन इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग बॉडी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी व्यापार के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो चुकी थी। अब उन्हें कोई रोकने या टोकने वाला नहीं था। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उस कंपनी के, वो सारे क्रियाएं देखते थे कि क्या चल रहा है कंपनी में, कहाँ नुकसान है, क्या फ़ायदा है। दिस कमिटी अपॉइंटेड एंड डिसमिस द स्टाफ ऑफ कंपनी। और क्या हुआ, फिर एक कमेटी अपॉइंट की गई और जितना भी स्टाफ था वो हटा दिया गया। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉर्मुलेटेड द फॉरेन पॉलिसी, ट्रेडिंग पॉलिसी, मेंटेन्ड द आर्मी। अब ये जो कंपनी थी इसके जो डायरेक्टर थे वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे। अब कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते थे कि व्यापार की नीतियाँ क्या होगी, आर्मी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ये सारी बातों का ख्याल वो लोग रखते थे। आफ्टर 1757 देयर वॉज
चेंज इन अ कंपनीज ऑब्जेक्टिव। फिर 1757 में कहीं ना कहीं वापस से नीतियों में बदलाव किया गया। इट वॉज नॉट ओनली द ट्रेडिंग कंपनी बट हैड ऑल्सो बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिंग कंपनी। अब ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी मतलब व्यापार के लिए ही नहीं थी, अब ये अपना आधिपत्य सोशली और पॉलिटिकली दोनों जमाना चाहती थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंटरवेन इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। अब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंफॉर्मेशन अबाउट द chaotic situation of Bengal of loot, misgovernance, malpractices of the company, operation of the people of Bengal, and above all the Dole rule, which had thrown as an entire setup in the Bengal out of order. फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब सारी बातों की भनक थी, जैसे बंगाल में कैसे लूट है, किस तरीके का वहाँ का जो शासन चल रहा है कितना अस्त व्यस्त है, कौन किस से दबा हुआ है, कौन किस पे अत्याचार कर रहे हैं, इन सारी बातों की खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट को थी। और ड्वेल रूल की वजह से जो कुछ भी हुआ वो तो सभी जानते हैं। ड्वेल रूल विच हैड थ्रोन एन एंटायर सेटअप इन द बंगाल आउट ऑफ ऑर्डर। और ड्वेल रूल की वजह से बंगाल पूरा कैसा हो चुका था, अस्त व्यस्त हो चुका था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजॉल्व टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी विच वॉज नॉट sound financially despite amassing huge wealth in Bengal. Keeping these factor in view, the British government passed a regulating act in 1773. फिर क्या हुआ कि अब ये तो पता था कि बंगाल के पास अब ट्रेजर भी नहीं है, तो उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। किसने किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। कब किया था? 1773 में। द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ एक्ट वर। अब दो मुख्य चीज़ें क्या थी उस एक्ट के अंदर? टू रेमेडी द ड्रॉबैक इन अ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन, और सेकेंड थी टू रिसिटिफाई द कॉजेज ऑफ अ कंपनी मिस गवर्नेंस इन इंडिया। अब क्या क्या ड्रॉबैक थे उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से वो सब हुआ, और दूसरा था कि किन मुख्य कारणों की वजह से वहाँ की जो गवर्नेंस थी वो कैसी हो गई थी, मिस्ड हो चुकी थी, दैट मीन्स अस्त व्यस्त हो चुकी थी। और इसी एक्ट को क्या कहा गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था। इसके आगे का चैप्टर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से अगर किसी बच्चे का पोर्शन छूट गया हो तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसको देख सकते हैं।